आप साइन के बारे में बात करते हो, साइन एक्स। साइन एक्स का अगर आपने इनवर्स फंक्शन निकालना है तो उसको लिखने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज शायद मैंने आपको पहले भी बोली होगी कि भाई इसमें और इसमें बड़ा फर्क है। अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो वो साइन एक्स का होल स्क्वायर, वो एक ही बात है। ये दोनों एक है लेकिन ये दोनों एक नहीं है, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है ना। यस सिर्फ एक -1 पावर वाले जो है तब ये बराबर नहीं होता। और नॉर्मली हम लोग जब नेगेटिव पावर होती है ना तो फिर मैं हम लोग उसको ऐसे लिखते ही नहीं है, हम लोग हमेशा उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। और -1 है तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब आप ये मान के चलो कि उसके इनवर्स के बारे में बात चल रही है, वो रेसिप्रोकल पावर नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग। अब साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन निकालना है तो उसके लिए साइन एक्स का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स है तो पीरियोडिक फंक्शन और उसकी रेंज भी सिर्फ -1 से 1 है। तो अब जब हम लोग साइन एक्स का फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी डोमेन भी थोड़ी छोटी कर लेते हैं और उतना डोमेन रखते हैं जितना उसका वो वन वन फंक्शन बना रहे। और साथ में उसका जो को डोमेन है वो उतना रखते हैं ताकि जो फंक्शन है वो ऑन टू बन के आ जाए, ठीक है ना। तो साइन एक्स फंक्शन जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो रहता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ये उसकी डोमेन कंसीडर कर लेते हैं। और उसकी को डोमेन -1 से 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में जो आपका साइन एक्स फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव बन जाता है और उसका इनवर्स डिफाइन हो जाता है। तो अगर ये डोमेन और ये रेंज नहीं हो, ये डोमेन और ये को डोमेन नहीं होगी तो फिर ये इसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। और इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, अगर साइन एक्स ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, -1 to 1 उसका डोमेन बन जाएगा, -π/2 से +π/2 उसका कोड, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनको इनवर्स निकालते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई उनकी डोमेन क्या होंगी, उनकी रेंज क्या होंगी। सबकी डोमेन और रेंज जानते हो। यस सर। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, हाँ जी। उनको लिखने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। तो सबसे पहली बात कि बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, इसी तब इनवर्स डिफाइन होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स का जो डोमेन है वो छोटा करते हैं, को डोमेन छोटा करते हैं, तब जाके वो बाइजेक्टिव बन जाता है, तब उसका इनवर्स डिफाइन हो जाता है। उसको लिखने का तरीका साइन इनवर्स एक्स इस टाइप से, ठीक। अब जब ये साइन इनवर्स के लिए ऐसे, साइन एक्स के लिए ऐसे बात करी गई है तो बाकी सब में भी ऐसा ही किया जाता है कि कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, इन सब में भी ऐसा किया जाता है कि हम लोग इनकी जो डोमेन है और जो को डोमेन है वो इस तरीके से सेट करते हैं ताकि जो फंक्शन है वो वन बन बन के आए और ऑन टू बन के आए, ठीक है, ताकि उनके इनवर्स डिफाइन हो। तो ये जो डोमेन और रेंज की बातें हैं ये उसी के हिसाब से सेट हुआ। ये जो उनकी रेंज है, अगर इनवर्स के बारे में बात करूं तो ये जो उनकी रेंज है -π/2 से π/2 फॉर साइन इनवर्स, और कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है 0 से पाई रहता है, तो ये उनकी प्रिंसिपल रेंज है। ये उनकी प्रिंसिपल रेंज है। मतलब स्टैंडर्ड हमने ये माना हुआ है कि भी हम लोग -π/2 से π/2 का अगर इंटरवल लेंगे फॉर साइन एक्स, तब जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू बन के आ जाएगा और उसका इनवर्स डिफाइन होके ये हमें साइन इनवर्स की रेंज मिल जाएगी। अब ये प्रिंसिपल है तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें अगर कभी अगर आपको है ना पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन आ जाए खासकर एडवांस में, तो उसमें आपको डोमेन थोड़ा चेंज करके दिया हो सकता है। उसमें आपको ये बोला हो सकता है कि भाई ये वाला जो डोमेन है मैं इसे ऐसा ये वाला इंटरवल लेने की बजाय π/2 से 3π/2 वाला लेना चाहता हूँ। तो इस गिवन इंटरवल में भी क्या होगा,
आपका जो साइन एक्स है वो 1/1 दोनों बन के आएगा, तो मतलब उसका इनवर्स डिफाइन होगा, और उस केस में फिर उसकी रेंज -π/2 से π/2 नहीं बोलोगे आप, ये बोलोगे। तो प्रिंसिपल वैल्यूज ये हैं जी, ये हमेशा आपने याद रखनी है, लेकिन किसी क्वेश्चन में खासकर है ना, किसी कॉम्प्रिहेंशन में आपको ये अगर बोल दिया जाए कि भाई आपने ये वाला -π/2 से π/2 वाला स्टैंडर्ड इंटरवल नहीं लेना है, उसकी बजाय कोई अनदर इंटरवल जो भी आपको दिया गया वो कंसिडर करना है, फिर आपको अपने आंसर उसके हिसाब से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यूज आप लोगों के जो बोर्ड्स में है, बोर्ड्स में तो अब सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज रह गए है ना। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, बोर्ड्स में सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज ही अब आईटीएफ चैप्टर का रहेगी, प्रॉपर्टीज वगैरह सब खत्म कर दिया बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, इसकी ये डोमेन रेंज। और फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्राफ्स की, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ हम लोगों ने सबके बनाए हुए हैं, साइन इनवर्स का भी, कॉस इनवर्स का भी। तो मैं ग्राफ यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, ना मैं मेन मेन जो उनकी हाईलाइट वाले पॉइंट्स हैं जो कॉपी में भी लिखवाए हुए हैं उनको ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को जो ग्राफ है ना वो थोड़ा कम याद रहता है, लेकिन जो अगर आप जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखवाए हुए हैं पहले भी, अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो मोटी मोटी आपने ग्राफ को है ना याद कर लिया। तो वो हाईलाइट वाले पॉइंट्स आपने जरूर याद रखने हैं। अगर उतना याद कर लेंगे तो मतलब आपने मोटा मोटा बात जो आईटीएफ के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो ग्राफ है वो आपने याद कर ली। तो मैं फिर से उन्हीं को रिकॉल कराऊंगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स में क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं। इंक्रीजिंग होता है, सबसे पहला पॉइंट कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग रहता है हमेशा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, इसके लिए रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होती है। साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो शायद आपको याद ना रहे, लेकिन साइन एक्स का तो याद रहेगा ना। यस सर, यस सर, यस सर, साइन एक्स का तो याद रहेगा ना। तो साइन एक्स का ग्राफ आप बनाइए -π/2 से π/2 में। तो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 में बनाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। जिस इंटरवल में आपका मेन फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में आप उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा। जिस इंटरवल में आपका मेन फंक्शन इंक्रीजिंग है, या यूं कहो कि अगर साइन एक्स इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा। तो आप -π/2 से π/2 की बात कर रहे हो, तो इस इंटरवल में साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है, साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग। याद रहेगा? यस सर, यस देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था g'(f(x) इंटू f'(x) = 1। तो ये इनवर्स फंक्शन का स्लोप है, ये मेन फंक्शन का स्लोप है, उनका प्रोडक्ट 1 चाहिए, +1 चाहिए। तो अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब क्या? स्लोप पॉजिटिव, राइट। तो अगर मेन फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है तो उसके इनवर्स का भी स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर मेन फंक्शन का स्लोप नेगेटिव होगा तो उसके इनवर्स का भी स्लोप नेगेटिव होगा। तो आपको ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोगों ने पढ़ा था उसको भी है ना कोई ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप उनका जो मेन फंक्शन है वो देख लो, अगर वो इंक्रीजिंग इनवर्स भी इंक्रीजिंग, अगर वो डिक्रीजिंग इनवर्स भी डिक्रीजिंग। ओके, याद रहेगा ये पॉइंट? हाँ जी। यस सर, साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग तो है, उसके साथ साथ में साइन इनवर्स के लिए आउटपुट क्या क्या रहते हैं? नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही नेगेटिव रहता के है। लिए यस सर, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। जो इसके इनपुट्स हैं, देखो इसके लिए भी है ना बेस्ट क्या है, साइन, पहले साइन एक्स को देखो। पहले साइन एक्स की बात करता हूँ, इनपुट आउटपुट। हम लोग कौन से इंटरवल में बात कर रहे हैं? -π/2 से π/2 इंटरवल में।
मतलब -π/2 से 0 इंटरवल में साइन एक्स क्या होता है? -1 से 0 होता है। -1 से 0 और 0 से π/2 इंटरवल में ये क्या होता है जी? 0 से 1। तो साइन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? ये इनपुट बनेगा, ये आउटपुट बनेगा। ये इनपुट बनेगा, ये आउटपुट बन जाएगा। याद रहेगा? तो नेगेटिव इनपुट्स पे नेगेटिव आउटपुट, पॉजिटिव इनपुट्स पे पॉजिटिव आउटपुट साइन एक्स के लिए, और फिर उस साइन इनवर्स के लिए भी वैसा ही बन के आ जाए। तो मैं इस चीज को साइन एक्स की हेल्प से क्यों रिलेट करा रहा हूं, क्योंकि आपको साइन एक्स तो याद रहता ही रहता है। साइन एक्स नहीं हम लोग कभी भूलते, लेकिन साइन इनवर्स एक्स कई बार भूल जाते। उसको याद रखने का बेस्ट तरीका है साइन एक्स। तो ये दो चीजें मेन है जी। साइन इनवर्स एक्स समझ में आ गया है? हाँ जी। यस सर। यस सर। अब कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है जी? डिक्रीजिंग फंक्शन होता डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग, रीजन भी कि भाई कॉस एक्स, हम लोग 0 से पाई इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो 0 से पाई इंटरवल में आप देख सकते हो कॉस एक्स का ग्राफ है ना। कॉस एक्स याद रहता है हमें। 0 से पाई इंटरवल में ग्राफ हमेशा डिक्रीज कर रहा होता है कॉस एक्स का। अगर कॉस एक्स का डिक्रीज कर रहा है तो कॉस इनवर्स का डिक्रीज करेगा। ठीक। सेकेंड चीज, इनके इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं। कॉस एक्स क्या है? जीरो से π/2 इंटरवल में इसके आउटपुट क्या रहते हैं? 0 से 1 रहते हैं। π/2 से पाई इंटरवल में -1 to 0 रहते हैं। -1 to 0। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? उल्टा, 0 से 1 इधर आ जाएगा, 0 से π/2 इधर आ जाएगा। सिमिलरली -1 से 0 इधर आ जाएगा, π/2 से पाई इधर आ जाएगा। हाँ जी, याद रहेगा? अब tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स के लिए इंटरवल कौन सा रहता है जी? सॉरी, tan एक्स का इंटरवल कौन सा रहता है? -π/2 से π/2, और इस इंटरवल में tan एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है, तो tan इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग। और फिर इनपुट आउटपुट क्या ये लिख लेंगे? जो साइन वाली हो जाता है सर, बस वो Yes. π/2 इंक्लूड साइन वाला नहीं ही है। होता है, π/2 और -π/2 एक्सक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो tan इनवर्स एक्स वाले टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या सिमिलरली आप cot इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स इन सबको कर लोगे? दो Yes. चीजें हैं, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है और एक आपको इनपुट आउटपुट की बात करनी है। तो सबके इनपुट आउटपुट का रिलेशन आप उनके मेन फंक्शन के साथ लिख लीजिए, और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रिलेशन है वो भी मेन के साथ कर लीजिए। अगर आपने मेन फंक्शन को याद कर लिया है तो उसके इनवर्स आपको सीधा सीधा याद हो जाए। ठीक है। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स ही होते हैं। आप भी देखते हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड होते हैं। cot इनवर्स एक्स, sin secant इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, ये कम होते हैं कई कई क्वेश्चंस में, लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो अगर आप पहले तीनों याद कर लेंगे तो मेजॉरिटी चीज आपने याद कर ली होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब यहां तक जो बातें हैं ये आपके लिए बोर्ड सकती है। अब इसके आगे वाला पार्ट बोर्ड्स में अब है नहीं, तो ये सब आपका कंपटीशन का पार्ट है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसके 6 पार्ट है जी। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है?
थीटा होता है, वेल थीटा माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये भी थीटा थीटा। रहता है, लेकिन थीटा कब होगा? 0 to pi। 0 to पाई। इस तरीके से आप tan इनवर्स tan थीटा, cot इनवर्स cot थीटा, इन सबको लिख सकते हो, है ना। तो ये 6 के 6 आप लिख तो लेंगे ही। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो होते हैं इनके ग्राफ। ग्राफ्स ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स या साइन थीटा, एक ही बात है। ग्राफ्स ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये याद होने चाहिए। अगर कंपटीशन में बात आती है तो वो, है ना, इस टाइप की चीजों में आ जाती है कि आपको हो सकता है आपको एक एक फंक्शन दे दिया हो, आप और एक दूसरा फंक्शन साइन इनवर्स साइन एक्स दे दिया। आपको बोला गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स और कोई जो दूसरा फंक्शन है मान लो लॉग एक्स है, तो इन दोनों के कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, या कोई और स्ट्रेट लाइन दे दिया, या कोई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, या दोनों के दोनों यही इसी टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, या साइन इनवर्स साइन एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, इस टाइप से, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह में, है ना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनके ग्राफ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ याद होने चाहिए सबको। अब ग्राफ में ये सारे के सारे जो ग्राफ हैं, इनमें से, है ना, बेसिकली जो 4 ग्राफ हैं वो उनका जो पीरियड है वो 2 पाई रहता है, और 2 ग्राफ जो टैन और कॉट वाले होते हैं उनका पीरियड पाई होता है। जैसे आप मेन ट्रिग्नोमेट्रिक टैन साइन कॉस सीकेंट कॉसेक, इन चारों का 2 पाई रहता है, टैन कॉट का पाई रहता है, वैसे ही इन वाले फंक्शंस के लिए, ठीक है ना। तो वो सेम चीजें हैं। तो जब हमने ये बात कर लिया कि ये फंक्शंस पीरियोडिक हैं, तो हमारा काम क्या रहता है कि भाई हम लोग जितने इंटरवल के लिए वो पीरियोडिक है बस उतने इंटरवल का ग्राफ बना ले, उसके आगे तो बस रिपीट करते जाएंगे। तो इन सब ग्राफ्स को आपको सिर्फ 0 से 2 पाई तक ही याद रखना है, और टैन कॉट वाले में तो सिर्फ 0 से पाई ही याद रखना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। ये साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ। कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ वो ऐसा रहता है। तो इस तरीके से tan इनवर्स tan एक्स ग्राफ, तो कुछ ऐसा है। तो बाकी के भी सब बना लेंगे, कॉपी में बनाए हुए हैं तो उनको आपने याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो उनके उसके लिए जो ग्राफ है उनको आपने लाइटली नहीं लेना है, उसको, है ना, बस देख के नहीं आगे बढ़ना, थोड़ा स्ट्रेस देके उसको, है ना, पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, उसके भी 6 पार्ट रहते हैं जी। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये तो, है ना, बहुत इजी है जी। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कोई ग्राफ नहीं बनाना, बस अंदर जो वैल्यू लिखी गई है सीधा सीधा वही आपका रिजल्ट है। जो अंदर वैल्यू लिखी है सीधा सीधा वही रिजल्ट हो जाएगी। तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ही सिंपल है।
अब सेकंड और फर्स्ट में कंफ्यूज नहीं होना। कई बार हम लोग पेपर में इन दोनों को है ना गलत सोच लेते हैं या गलती कर बैठते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट में जो मेन साइन एक्स या टैन एक्स या कॉस एक्स वो पहले ऑपरेट हो रहा है, इनवर्स बाद में ऑपरेट हो रहा है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी में इनवर्स पहले ऑपरेट हो रहा है, वो ब्रैकेट के अंदर है, और जो मेन फंक्शन है वो बाद में ऑपरेट होता है। ठीक, तो जब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है जिसमें इनवर्स पहले ऑपरेट हो रहा है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा जो वैल्यू लिखी है साइन इनवर्स के अंदर, ओवरऑल रिजल्ट वही होगा। बस कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, ये x डिफाइन होने चाहिए belonging to the main function. कि अगर साइन इनवर्स x है तो वहां पे x के लिए जरूरी हो जाएगा कि भाई x -1 से 1 है, x 1 से ज्यादा या -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो अगर ये इनवर्स डिफाइन है तो हमेशा आंसर x ही होगा। हाँ, अगर डिफाइन ही नहीं है तो फिर उसकी तो बात ही नहीं करते, है ना। तो बात यहाँ पे डोमेन की आ जाती है। उसके अलावा सेकेंड प्रॉपर्टी में और कुछ भी चेंज नहीं है जी, और कुछ भी ना कोई ट्विस्ट नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी जी, ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि अगर साइन इनवर्स x है उसको कॉस इनवर्स में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, tan इनवर्स x में लिखना, tan इनवर्स में लिखना है कैसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स में लिखना है कैसे लिखेंगे, सीकेंड इनवर्स में लिखना है कैसे लिखेंगे, आता है सबको। Yes, sir. Yes, और इसके लिए Yes, इम्पोर्टेंट sir. है कि भाई हमने x को पॉजिटिव मान के चला है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके हेल्प से लिखी है। ठीक है, तो अगर एक मतलब ऑल्दो मैंने आपको है ना क्लास के दौरान तो 2-3 इसके पार्ट कराए थे, लेकिन आपको दोनों तीनों याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लॉजिक समझिए कि भाई अगर x पॉजिटिव है तब ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के हमें ये सारे के सारे इनवर्स को आपस में रिलेट करना है। कैसे लगानी है ये प्रॉपर्टी, कि जिस भी टर्म को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, मान लो आपको साइन इनवर्स x दिया गया है, आप किसी मान लो tan इनवर्स में लिखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप इसको सबसे पहले थीटा मान लेते हो, तो x sin थीटा आ जाता है। इसके हिसाब से आप ट्रायंगल बना लेते हो। इसमें आप कहते हो कि अगर ये थीटा हुआ तो क्योंकि साइन थीटा x के बराबर होना है, दैट मीन्स साइन थीटा x/1 के बराबर होना है। व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज। तो जब आपको परपेंडिकुलर बताया, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस पाइथागोरस लगा के मिल जाएगा। अब यहाँ से जो भी आप यूज करना चाहते हैं, जो भी रिलेशन आप देखना चाहते हैं, tan इनवर्स लिखना है तो tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे, इसी में थीटा को tan इनवर्स के टर्म्स में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे x माइनस √1 माइनस x। तो जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है, आप उसे किसी दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने उसको सीधा सीधा थीटा के बराबर लिख लेना है, और वहां से x की वैल्यू निकाल के और फिर उसके रिस्पेक्ट में आपने ट्रायंगल बना लेना है। एक एंगल को थीटा लोकेट कर लेना है, फिर उसके हिसाब से तीनों साइड्स लिख लेनी है। दो साइड्स आपको उस रिलेशन से मिल जाएंगी, तीसरी साइड पाइथागोरस लगा के मिल जाएगी, और फिर उसकी हेल्प से आप जो भी बाकी बचे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आप उन्हें लिखना चाहते हैं आप उन्हें लिख लीजिए। ठीक, याद रहेगा थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली नेगेटिव फंक्शंस के लिए है, कि अगर साइन इनवर्स ऑफ -x है जी, वो माइनस साइन इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, y माइनस कॉस इनवर्स x। ये याद है प्रॉपर्टी सबको। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. इसमें दो टाइप के रिजल्ट आते हैं। एक रिजल्ट में तो सीधा सीधा वो माइनस बाहर आ जाता है, एक रिजल्ट में क्या होता है कि वो माइनस तो बाहर आ जाएगा लेकिन साथ में एक प्लस पाई एड अप हो जाता है ना। दो टाइप के रिजल्ट होते हैं इस प्रॉपर्टी में, है ना। तो याद कैसे रखना कि भी जिनके
जिनकी रेंज तो -π/2 से π/2 होती है उनमें तो माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाना है। जिनकी रेंज 0 से पाई होती है उनमें माइनस बाहर लगा के एक्स्ट्रा पाई जोड़ देना। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी 4 को याद रखें कि नेगेटिव साइन अगर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर नेगेटिव साइन अंदर आता है तो उस नेगेटिव साइन को बाहर कैसे लेके आना है। तो चीज ये है कि भाई सीधा सीधा उस नेगेटिव साइन को बाहर लेके आ जाओ। बस इसमें ये देखना है कि भाई उसमें पाई का एडिशन होगा या नहीं होगा। वो कैसे डिसाइड होगा, वो इस तरीके से याद कर लेंगे आप कि भाई अगर -π/2 से π/2 के रेंज वाला ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऐड नहीं करना है। अगर 0 से पाई वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पाई ऐड कर देना है। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी रेसिप्रोकल के लिए। साइन इनवर्स ऑफ 1/x कॉसेक इनवर्स x होता है और इसी का उल्टा कॉसेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स 1/x ये क्या होगा, साइन इनवर्स। ठीक, मतलब जब रेसिप्रोकल की बात आती है तो साइन और कॉसेक आपस में कोरिलेट हो जाते हैं, कॉस और सीकेंड आपस में कोरिलेट हो जाते हैं, टैन और कॉट आपस में रिलेट हो जाते हैं। उसमें साइन कॉस वालों में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो याद रहता है, लेकिन टैन वाले में थोड़ा सा आपने ध्यान देना होगा कि टैन इनवर्स ऑफ 1/x को आप क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स x लिखोगे फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनफैक्ट 0 तो एग्जैक्टली 0 तो ले नहीं पाएंगे एंड और इसी को लिखेंगे क्या, Pi -π -π plus cot inverse x. प्लस कॉट इनवर्स फॉर x। ये वाला चीज जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है, इस पॉइंट पे गलती होती है। एक दो क्वेश्चन मैंने वो क्लास में कराए हुए हैं स्पेशली इस चीज को, इस पॉइंट को शो करने के लिए कि अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो वहां पे इस चीज को चेक जरूर करना है कि ये नेगेटिव है या नहीं। और ज्यादातर क्वेश्चन रेसिप्रोकल में इसके कम होते हैं, इसके कम होते हैं, टैन वालों के ज्यादा होते हैं। और आप भी देखते हो जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग आगे जाके है ना, और आगे जो भी प्रॉपर्टीज आती हैं उनमें टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो उसी में कहीं ना कहीं फिर रेसिप्रोकल भी कहीं कहीं है ना मिल सकता है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, यहाँ पे गलती होती है। ठीक है, आगे चले। प्रॉपर्टी नंबर 5 तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। हाँ जी, आगे चले ना। Yes, sir. तो ये जो बेटा प्रॉपर्टीज हैं ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपकी। अब इसमें मतलब ये जो पहली 5 प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, ठीक है, इनका एप्लीकेशन होता है ज्यादातर। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आगे जो आने वाली प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर बेस मिलते हैं जी। इसमें जो 6 प्रॉपर्टी है उसके ऊपर होता है जी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो π/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वो भी π/2, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी π/2। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपने डेफिनेटली है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इस पे इनको अप्लाई करना है जी। हाँ, इन प्रॉपर्टीज के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ये डिफाइन होनी चाहिए। जैसे ये है, ये वैलिड तब होगा जब x आपका -1 से 1 बिलोंग करे, तो डोमेन का पता होना चाहिए। अगर डोमेन सेटिस्फाई है तो ये इक्वालिटी डेफिनेटली फुल करेगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूँ
यहाँ पे अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं आपको है ना डोमेन नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पे कॉपी में मैंने सब लिखवाया हुआ है डोमेन वगैरह, तो वो डोमेन वगैरह इंपॉर्टेंट होगी। बोलो याद रखना कोई टफ नहीं है, लेकिन जस्ट उस पॉइंट को आप ना नोट कर लीजिए कि भाई डोमेन सबके लिए जरूरी है। यहाँ पे भी, इसमें तो चलो नहीं, लेकिन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे आपको पता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स अगर लिखा है तो ये एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनिट 1 to इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं हुआ, या यूं कहो कि भी x -1 से 1 के बीच में है, तो ये इक्वालिटी वैलिड नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी का पहला पार्ट वैलिड नहीं है जी, ठीक है ना। और सिमिलरली इस वाले केस में जब x -1 से 1 होगा तब ये वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो जितने भी ये प्रॉपर्टीज लिखी जा रही हैं उनके लिए डोमेन का वैलिड होना तो जरूरी है। ठीक है, ये 6th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के बराबर होता है, और इनकी कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। Smaller than 1. Greater than. माइनस पे जब दोनों नेगेटिव हुए हैं एक्स और वाई। ठीक, इसमें अगर आप पहला वाला याद कर लेते हैं तो दूसरा वाला याद करने की ऐसे कोई नीड नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा ही है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। दूसरा वाला पार्ट इसमें कौन सा रहता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y रहता है। उसको भले ही आप इस तरीके से याद रख सकते हो, उसको आप ऐसा लिख सकते हो भी, tan इनवर्स ऑफ माइनस y, ऐसा लिख के फिर बना लो, मतलब उस माइनस बीच वाले माइनस को आप प्लस बना लो, और फिर आप सीधा सीधा ये वाला प्रॉपर्टीज लगा दो, ये वाले रिलेशन लगा दो, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे उनको लिख नहीं रहा, नोट वो भी कराया है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो 7th प्रॉपर्टी। दोनों पार्ट याद कर लेंगे तो अच्छा है, अगर पहला वाला याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा। आप लोगों ने भी देखा है कि है ना, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं सबसे ज्यादा इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी का तो ये एक एक चीज याद होनी चाहिए, ये एक एक कंडीशन याद होनी चाहिए, इसको आप मिस नहीं कर सकते। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 8, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। 9th कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो याद कर सकता है उसको कर लीजिए, जो नहीं याद कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है। मेंस वगैरह में तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन कभी होता ही नहीं। ये जो मेंस में तो जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो ज्यादातर tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज पे होता है, या इसके आगे वाली प्रॉपर्टीज हम लोग जरूर देखेंगे। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, या इनके बीच जो भी जो सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स हैं, उनको अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। सेम जो 10th प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, 2 साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स, इनके रिजल्ट्स मैं इनके रिजल्ट्स लिख नहीं रहा, लेकिन अगेन ये जो 10th प्रॉपर्टी है या जो 11th प्रॉपर्टी है, जो जिसमें 2 कॉस इनवर्स एक्स या 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये भी याद कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं भी करोगे तो भी चल जाए, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वापस से जो 12th प्रॉपर्टी है
जो tan इनवर्स के ऊपर है जी, वो फिर से इम्पोर्टेंट है। इसमें पाई का एडिशन हो जाएगा अगर tan इनवर्स, अगर आपका x जो है वो 1 से Greater than. ज्यादा है, और पाई का सब्ट्रैक्शन होगा अगर x -1 से छोटा है। अब यहाँ पे सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि भाई x और y बराबर कर दिए गए, ठीक है। फिर एक थ्री tan इनवर्स x वाला भी रिलेशन होता है, उसके भी 3 पार्ट बन के आते हैं। tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², और इसके लिए कंडीशंस है ये -1/√3 से लेके +1/√3 तक होना चाहिए। और फिर एक पाई का एडिशन कब, जब 1/√3 से ज्यादा होगी, और पाई का सब्ट्रैक्शन जब -1/√3 से छोटा हो। तो ये जो 12th वाली प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट है जी, और जो 13th वाली प्रॉपर्टी है ये 12th से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग 2 tan इनवर्स x को एक पार्ट में साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखते हैं और एक पार्ट में कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखते हैं। ये साइन इनवर्स वाला पार्ट, और कॉस इनवर्स वाले में 2 सेगमेंट रहते हैं जी। ये फिर भी थोड़ा याद रखना इजी रहता है, x पॉजिटिव के लिए, x नेगेटिव। हाँ जी, तो इसमें बेटा आपको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो 12th, 11 और 13 और 6th और 7th, ये 4 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी, ये याद होनी चाहिए। और उसके पहले वाली नो डाउट है ना, बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो भी सबकी सब याद रखनी ही पड़ेगी। बेसिक वाली फिर भी याद रखना आसान है, पहले वाले में ग्राफ है, दूसरे वाले में कुछ है ही नहीं, एक्स एक्स ही रहता है हमेशा। थर्ड वाली जो है ट्रायंगल प्रॉपर्टी है वो भी याद हो जाती है, और फिर नेगेटिव वाली को भी याद रखना इजी है। फिर 5th वाले में रेसिप्रोकल है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ना कंडीशंस नहीं है। जो 7th हो गई या 12th और 13 हो गई, इनमें कंडीशंस है, तो कंडीशन को थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, बट इनको जरूर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सब याद रहेंगी आप लोगों को, और कितने लोगों को याद रहती हैं, कितने लोगों ने याद कर ली है जी अब रिवीजन के दौरान? सर याद हो जाती है फिर भूल जाता हूँ मैं तो। जब पढ़ा तब याद हो। मेरे साथ भी Yes, यही sir. है। ऐसे ही होता है। देखो ऐसा ही होता है जो आपने बोला है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, मुझे भी अगर आप ये बोलो कि अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो याद आ गई है। अदरवाइज जैसे ये जो 3 tan इनवर्स वाली जो 1/√3 है, जो 12th का जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो 2 tan इनवर्स x है, उसको बनाना फिर भी आसान है। 3 tan इनवर्स आ जाता है उसके लिए मैं भी पजल हो जाता हूँ किसी किसी वक्त, ठीक है ना। तो लेकिन मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर ऐसी सिचुएशन है भी तो आप इसको यही मान के चलो कि जब पेपर आएगा ना, तो पेपर से जस्ट पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो जो ऐसी चीजें होती हैं आपने उसको हमेशा ये मान के चलना है कि भाई ये चीजें हमेशा होने वाली हैं,
तो बेटर है जब जब पेपर आता जाएगा तब तब मैं उसको एक एक बारी फिर से याद करता रहूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग अब इस चैप्टर की थ्योरी में कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो बताइए। सर हाँ जी, जब हमने शीट की थी ना तो उसमें जैसे वो ट्रिग्नोमेट्री वाली कंडीशनल आइडेंटिटीज भी यूज होती थी क्वेश्चंस में। ट्रिग्नोमेट्रिक वाली कंडीशनल आइडेंटिटीज, हाँ कहीं कहीं हाँ, हो सकता है, मतलब मुझे याद नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो वो एक बार रिविजिट करवा सकते हो? कंडीशनल क्योंकि आइडेंटिटीज, यस सर। ओके। कंडीशनल आइडेंटिटीज इसमें कौन कौन सी यूज हो रही है? सर हाँ, 10A plus 10B plus 10C equals to 10. tan वाली, हाँ तीन तीन एंगल्स का एक सम sin 2a plus sin 2b sin plus 2a sin वाली 2c. ना, वो एक एक दो दो क्वेश्चन में यूज हुआ है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं। यस सर, थोड़ी सी। कंडीशनल आइडेंटिटीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, ये किसके बराबर है? 4 sin A sin B sin C और इन सब के लिए पाई होना चाहिए थी। पाई। a plus b plus c पाई होता है। हम लोग ये जो भी इनके रिलेशंस a b c इनके रिलेशंस लिख रहे हैं, वो सब इस कंडीशन के बेसिस पे लिख रहे हैं कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो पाई है, ठीक। जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कंडीशनल आइडेंटिटी है, दैट इज sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is cosine A sin B sin C। ये कंडीशनल आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसको प्रूव करने का तरीका क्या, प्रूव करना जानते हो? मैं को जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो, कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये तीन टर्म है, तो तीन टर्म में से किसी भी दो टर्म के ऊपर आप sin C plus sin D की आइडेंटिटी लगाइए। जैसे मैंने मान लो इन दोनों के ऊपर लगाया, तो sin C sin plus D क्या होता है, C plus D by 2, तो ये sin A plus B बन जाएगा, इंटू cos ऑफ C minus D by 2, दैट मीन्स cos ऑफ A minus B बन जाएगा। और जो तीसरा बचा हुआ टर्म है, आप उसको 2 sin C cos C लिखिए। अब A plus B 180 माइनस C होगा, यस सर। sin 180 माइनस थीटा होता है जी sin थीटा, तो ये वापस से sin C बन गया, और 2 sin C कॉमन आ जाएगा, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब वापस से ये जो अकेला C रह गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, A plus B पाई माइनस A प्लस बी, राइट। अब cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो फिर वहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, ओके। क्लियर है, ये इसका प्रूफ है। यस सर। तो ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। फिर नेक्स्ट रहती है जी cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये क्या होता है, -1 -4, cos a cos b cos c होता है ना। यस 1 माइन मैं इसको मिस कर रहा हूँ, सर शायद 1 माइनस होता सही लिखा है, सही लिखा है, साइन में कंफ्यूज हो रहा था, ठीक ही लिखा है, cos 2a cos 2b cos 2c, ये उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको भी अगर आप याद करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। और अब इसकी हेल्प से ना cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c,
इसका रिजल्ट 1 माइनस कॉस 2a 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस a कॉस b कॉस c आता है। तो वो इसकी हेल्प से प्रूव हो जाता है। अगर आपने सेकंड को याद कर लिया तो थर्ड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रीजन भी मतलब थर्ड ऑटोमेटिकली बन के आ प्लस जाएगा। cos 2 आप इसको Yes, 1 sir. प्लस कॉस 2a बाई 2 लिख लो। by 2. सिमिलरली इसको 1 प्लस कॉस 2b बाई 2 लिख लोगे तो अल्टीमेटली वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज होकर थर्ड वाली प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थर्ड को बना सकते हो। तो थर्ड को अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम सेम तरीके से साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c उसको भी आप बना सकते हो। Yes, sir. तो उनको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। और फिर इसमें जो सबसे ज्यादा एक और प्रॉपर्टी है दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c इसके बराबर tan a tan b Tan A, tan B, tan C. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। और इनका अगर रेसिप्रो मतलब पूरी इक्वेशन को अगर मैं tan a tan b tan c से डिवाइड कर दूंगा तो फिर वो कॉट में बन के आ जाएगा। तो उसको अलग से याद करना नहीं है लेकिन ये बन जाएगा है ना। पूरी इक्वेशन को अगर मैं tan a tan b tan c से डिवाइड करूँ। ठीक है। तो मेन तो यही है। फिफ्थ वाली इसी की हेल्प से बन जाएगी। और एक और है वो हाफ एंगल्स में है विच इज tan a by 2 tan b by 2 tan b by 2 tan c by 2 tan c by 2 tan a by 2 वो बना। ये हाफ एंगल्स में ये वाली इम्पोर्टेंट। तो इन्हीं का रेसिप्रोकल करके मतलब पूरी इक्वेशन को कॉट tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 से डिवाइड करके वो cot a by 2 वगैरह में भी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो मेन तो बेटा ये चार हैं जो आपने डेफिनेटली याद रखने हैं। इसके आगे कंडीशनल आइडेंटिटी अगर मैं मतलब नॉर्मली जब मैं पढ़ाता हूँ है ना तो 3-4 फॉर्मूले और भी है ना हम लोग करते ही हैं। इसमें एक तो ये प्रॉपर्टी है जी। और ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से उसके लिए आपको ये याद रखना चाहिए। तो ये जो 7th प्रॉपर्टी है ना उसको याद रखने की बजाय आप इसे याद रखें। अगर आप साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी को याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। सिमिलरली कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या कॉस a कॉस b कॉस c माइनस कॉस a साइन b साइन c माइनस कॉस b साइन a साइन c माइनस कॉस c साइन a साइन b। याद करना बहुत ही इजी है। कैसे जब आप साइन ऑफ a प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का लिख रहे हो तो उसमें जो एक टर्म है वो साइन का आएगा, दो टर्म कॉस के आएंगे और तीनों को मतलब वन बाय वन करके ले लेना है ना। एक बार साइन ए ले लेंगे तो बी और सी वाला कॉस में आ जाएगा। एक बार साइन बी वाला टर्म लेंगे तो कॉस ए कॉस सी वाला टर्म आ जाएगा है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो और माइनस लगा के ये तीनों वाला तीनों साइन। ठीक है। और जब कॉस में है तो कॉस वाला एक बार ही आएगा, साइन वाले दो टर्म आएंगे। प्लस माइनस को आई थिंक याद करना फिर भी थोड़ा सा इजी है ना, कर ही लेंगे उसको।
और tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी वो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan। इसको तो याद करना है ना, याद करने का ज्यादा बेटर तरीका होता है, क्योंकि अगर tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ऐसे करके θn है ना, तो दिस इज S1 माइनस S3 प्लस S5 ऐसे करके चलता रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा माइनस S। सर जो ये आपने लास्ट में 3 लिखवाई है ये कंडीशनल आइडेंटिटीज ही हैं या? नहीं, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज नहीं है, ये फॉर्मूले हैं। ओके सर। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी तो तब बनेगी ना कि जब मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई रखूंगा। ये सर वो मैं तभी सोच रहा था अगर ये कंडीशनल आइडेंटिटी नहीं है, ये इनके फॉर्मूले हैं विच इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है ना, तो कंडीशनल आइडेंटिटी अब कैसे बनेगी, जब मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दूंगा, तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूंगा तो फिर यही वाली चीज बन के आ जाएगी। यस सर। सेम तरीके से जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो फिर कॉस में कंडीशनल आइडेंटिटी वाला टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी वाला रिलेशन याद करने की बजाय आप ये फॉर्मूले याद करो। साइन और कॉस के लिए बेसिकली बात कर रहा हूं मैं। साइन कॉस के लिए आप कंडीशनल आइडेंटिटी को याद करने के बजाय आप ये फॉर्मूले याद करो। अगर ये फॉर्मूले याद है तो कंडीशनल आइडेंटिटी सीधा सीधा ही बन जाएगी, उसमें और कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, टैन वाला भी फॉर्मूला भी याद करेंगे, टैन वाली ये प्रॉपर्टी भी याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाफ में भी इसमें। ठीक है, इसमें एक दो रिजल्ट्स और हैं। साइन ए कंडीशनल आइडेंटिटीज में ही साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये होता है बेटा 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 and cos a plus cos b plus cos c। तो ये कुछ और रिजल्ट, पहले हमने 2a वाले रिजल्ट्स पढ़े थे, बाद में हम लोग सिंगल ए वाले रिजल्ट पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ना एक गलती होने का चांस क्या है, जब हम लोग साइन 2a वाला साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c वाला रिजल्ट पढ़ते हैं तो हम तो है ना वो, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि याद रखना है तो आप याद रख ही लेते हो, तो ये याद हो गया हमारा, है ना। फिर अब कहीं अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, उसको क्या लिखना है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग गलती, क्या होगी गलती, यहाँ पे इस रिजल्ट में a को a/2 लिख देते हैं, b को b/2 रख देते हैं, c को c/2। तो हम लोग जब ये वाला रिजल्ट याद है तो फिर हम लोग साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का रिजल्ट लिखने के लिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं, बट ये गलत है, ये गलत है। उसका रीजन क्या, उसका रीजन क्या है, a प्लस बी प्लस सी पाए है। a प्लस बी प्लस सी पाई है। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये कोई एक सिंपल आइडेंटिटी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है जी विच इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बी, जिसमें अगर मैं a को a/2 कर दूंगा तो सब जगह पे a/2 कर दो और वैलिड रहेगा जी। ये ऐसा रिजल्ट नहीं है। इस रिजल्ट के होने के लिए एक कंडीशन है, जो कंडीशन यहां पे भी वही है और यहां पे भी वही है, मतलब a प्लस बी प्लस सी पाई होना चाहिए। जब मैं ये इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं तब वहां पे भी मैं यही कह रहा हूं कि भी a प्लस बी प्लस सी पाई होना चाहिए,
और जब मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखने का ट्राई कर रहा हूँ तब मैं यहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी पाई होना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो अगर अब ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता कब? अगर मुझे है ना इसे फिर भी वैलिड बनाना है तो ये वैलिड कब होता? जब a प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2 तब होता ये वैलिड। बात समझ में आई? यस सर। बोल दो तो इसको है ना बारीकी में नहीं चलते कि कब वैलिड है क्या वैलिड है, तो उसके लिए कोई कभी कुछ पूछता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इस रिजल्ट के लिए ये याद करा रहा हूँ, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस प्रॉपर्टी को नॉर्मली याद तो नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कहीं आ जाए तो हम लोग जल्दबाजी में या गलती से ऐसा कर लेते हैं कि चलो इनको हाफ कर लो, ये वाला याद है, चलो इनको हाफ कर लो और रिजल्ट बना लो। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, गलत है जी। रीजन है कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो एक सर्टन कंडीशंस के लिए हैं, ऑलवेज ट्रू वाले रिजल्ट्स नहीं है। मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ एबीसी ये रिजल्ट्स वैलिड नहीं है, एबीसी में एक कंडीशन है तब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है? तो ए को a/2 से रिप्लेस करना, बी को b/2 से रिप्लेस करना, सी को c/2 से रिप्लेस करना, वो चीजें सही नहीं। तो अब बेटा ये कंडीशनल आइडेंटिटीज आपको याद रहेंगी? यस सर। सर स्क्रीन एक मिनट थोड़ा नीचे करना। हाँ जी बेटा, अब हम लोग करते हैं आईटीएफ का जो मॉड्यूल, जो पीडीएफ हमने डिस्कस करना था उसको करते हैं। ठीक है, पीडीएफ निकाल लीजिए। यस सर। है कोई डाउट उसमें? नो सर। सर वो जो सेकंड क्वेश्चन है वो गलत है ना, उसके ऑप्शंस। ऐसे तो याद नहीं है यार, सेकंड क्वेश्चन कौन से कह रहे थे? सर इसके ऑप्शंस गलत है। गलत है उसका ऑप्शन। कौन से पेज पे है ये? पेज नंबर बताओगे? 150 है। पीडीएफ पीडीएफ नंबर कौन सा है? 150। पीडीएफ नंबर तो 150 नहीं होगा यार, 150 पे तो मैट्रिसेस आ रहा है। सर बुक 149 का 88 पेज। उससे एक पीछे। M88। M88। यस सर। 149th पेज है सर। ये सर उसे एक पीछे ही है। ओके ठीक है, ठीक है, मिल गया, ठीक है। ओके, हाँ जी, इसमें कौन सा कह रहे हो? सेकंड क्वेश्चन कह रहे हो आप? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन sin इनवर्स x इक्वल्स टू 2 sin इनवर्स a एज ए सॉल्यूशन फॉर, कब होगा जी इसका सॉल्यूशन ये वैलिड? कब होगा वैलिड? जब -1/√2 से +1/√2 के बीच में हो। बिल्कुल मॉड ठीक इज है, लेस देन 1/√2। बिल्कुल ठीक है। तो अगर
बी ऑप्शन कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए आपकी बात ये सही है कि जो a है वो -1/√2 से +1/√2 के बीच में होना चाहिए, एंड दैट इज ए एग्जॉस्टिव, मतलब एग्जॉस्टिव सोल्यूशन, कंप्लीट कंप्लीट सोल्यूशन है ना। जितने भी पॉसिबल a की वैल्यूज हो सकती है वो सारी की सारी आप कह रहे हो -1/√2 से लेके +1/√2 के बीच में। अब बी ऑप्शन क्या कहता है? बी ऑप्शन कहता है -1/√2 से -हाफ लीजिए, हाफ से 1/√2 ले लीजिए। तो ऐसे तो सर डी ऑप्शन भी आ जाएगा। तो सर डी भी आएगा जी। सर आंसर नन दिया होगा। आंसर क्या दिया हुआ है? नन लिखा हुआ है वहां पे। ओके, फिर हो सकता है कि ये बोनस हुआ हो तब, हाँ यस सर। मतलब दो ऑप्शन बन रहे हैं ना फिर इसके, इसलिए उन्होंने फिर फाइनल आंसर नन दे दिया होगा। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया होगा फिर उसने। ओके, इसमें डी ऑप्शन भी है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बनता है। सर थर्ड क्वेश्चन बता दो। थर्ड में बेटा आप क्या करो, cos इनवर्स x cos इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी सीधा सीधा लगा दो आप, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी सीधा सीधा लगा दीजिए। ओके, यस सर। और जैसे आप वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वो cos इनवर्स वाला टर्म होगा, उस cos इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वो cos अल्फा बन जाएगा। और जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधा सीधा ये जो जिस चीज़ की वैल्यू आपको निकालने को बोली गई है वो बन जाएगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी लगाइए, आपको सीधा सीधा बन जाएगा ये। आगे सर ये क्वेश्चन 1 में ना सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही मुझसे। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, tan इनवर्स cot इनवर्स को π/2 माइनस वो तो लिख ही लोगे है ना। सर मैंने इसको वो रेसिप्रोकल करके लिखा था tan को ना, वो जो कॉट इनवर्स है ना उसको, वो रूट में है तो पॉजिटिव तो हो गई, तो फिर मैंने इसको tan इनवर्स रूट सीकेंड अल्फा लिखा था। तभी तो है ना, फिर आप मैंने वो इतना उतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं तभी तो कैलकुलेशन नहीं हो रही ना। आप इसको थोड़ा और दूसरा तरीका ढूंढो ना। दूसरा तरीका क्या है, आप कॉट इनवर्स को क्या लिखोगे, π/2 माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos अल्फा लिखोगे ना। यस सर। तो आप उसको वो लिखो तब आपको वो है ना वो कैलकुलेशन भी पूरी हो जाएगी है ना। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भी कोई भी टर्म लिखा है आप उसको दो दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हो, तो एक अप्रोच से आपको आंसर नहीं मिल रहा तो फिर आपको दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। और कोई डाउट इसमें? तो ये कंप्लीट है आईटीएफ। किसी को कुछ पूछना है आईटीएफ में से? सर एक रिवीजन का बोलना था सर कि जैसे +2 तो भी फ्रेश है, तो सर क्वेश्चंस के थ्रू ना रिवाइज करें, क्योंकि टॉपिक्स तो सर जैसे अभी आप करा रहे थे सर सारे, मतलब अभी किए हैं +2 ओके, में। सर मेरा भी ना यही सजेशन है, जो अगर हमें 12th के किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट हो तो वो कर लेते हैं, ये चैप्टर वाइज रिवीजन अगर हम 11th की कर ले तो वो फिर सर टाइम 11th भी की तो बचेगा और सर टॉपिक्स इफेक्टिवली काफी रहेगा। भूल गए हैं। सही है सही है सही है सही है, वो ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सर ये तो आपने अभी पढ़ाया, तो एक और बार करने का इतना कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। यस सर। ठीक 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 ठीक। या फिर अगर हम क्वेश्चंस कर ले, अगर आप थोड़े बहुत एग्जांपल्स कर लिए हाँ हाँ, कोई। मतलब वही, अब रिवीजन में अगर सही बात है कि जो 12th के टॉपिक्स हैं उनको है ना दोबारा से ऐसे पढ़ने का फायदा नहीं है। हाँ, किसी को अगर फायदा लग रहा होता तो बात अलग है। अगर सभी लोग इस चीज में सहमत हैं कि भाई सारे के सारे टॉपिक कराने की बजाय कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि है ना समझ नहीं आया है
तो उसको कर लें और साथ में क्वेश्चंस ही कर लें तो बेटर। यस सर, तो रिवीजन लोग इस चीज क्वेश्चंस के के लिए थ्रू करेंगे। ज्यादा इफेक्टिव होगी प्लस टू की मेरे ख्याल से। ठीक 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 ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, एलसीडी वगैरह जो भी आगे करेंगे। हाँ जी सर। ओके यस सर, सर। थैंक यू सर। और 11th के टॉपिक के लिए पूरे के पूरे चैप्टर, राइट? यस यस सर। सर, यस सर। सर क्योंकि इसमें मतलब थ्योरी रिवाइज करने में ना थोड़ा कम टाइम लगता है, इसमें सॉल्विंग में काफी टाइम लग जाता है। इसकी भी अभी इनवर्ट्स की भी नहीं हुई मेरी अभी तक सॉल्विंग। ओके ओके ओके। अच्छा, तो अभी वैसे आप लोगों का क्या स्टेटस है? क्या अब आप लोग फंक्शंस और आईटीएफ के टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं जो सैटरडे संडे को होने वाला है? मतलब थोड़ा बहुत हो गया है 3-4 दिनों में जो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है? सर वो शीट नहीं हुई अभी रिवाइज। आप उसको रिवाइज फंक्शंस की करिए, थोड़ी अभी भी रहती 1-2 दिन पड़े हैं। है, सॉल्विंग थोड़ी और करनी है, मतलब लग रहा है कि थोड़ी सी और जरूरत है। सर यस एडवांस के लिए लग रहा है थोड़ी ज्यादा जरूरत है मेंस। देखिए, अभी पहले आप सबका जो 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 टारगेट है ना वो मेंस ही रखो। हाँ, एडवांस का टेस्ट जरूर आ रहा है, आप उस टेस्ट को मिस ना करें, टेस्ट वो भी दे दें, लेकिन पहला टारगेट मेंस ही रखें, ठीक है? मेंस में अच्छे नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा तो एडवांस के लिए भी और टाइम है, ठीक है? ओके सर। ओके और सर। चीजें तो वही हैं, चीजें थोड़ी अलग हैं। जो 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 थ्योरी आप आईटीएफ की मेंस के लिए पढ़ोगे, वही एडवांस के लिए पढ़ोगे। जो कंसेप्ट हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें वही हैं। हाँ, थोड़ा इन डेप्थ बढ़ जाता है एडवांस के लिए। तो वो नो डाउट, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे हो उसके लिए आपको टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा आगे जाके, तो तब कर भी लेंगे आप और प्रैक्टिस, ठीक है ना? तो अभी ये है कि भी आप मेंस पे ज्यादा फोकस करिए। वो अगर हो रहा है, वो चीजें याद हो जा रही हैं, रिलेट हो जा रही हैं, तो ठीक है, लो सही चल रहा है। ओके। हाँ जी, तो अभी हम लोग जो हम लोगों ने कुछ डिस्कशन भी रखा हुआ था लास्ट वीक का, है ना, दिया हुआ था अभी, तो क्या हम लोग उसको कर लें? जो अभी 10-15 मिनट 20 मिनट बचे हैं, प्रोबेबिलिटी वाला एनसीईआरटी कर लें? किया आप लोगों ने क्या? सर पहले शीट कर लें हम, शीट की भी थी ना डिस्कशन। हाँ, शीट के कुछ 15-20 क्वेश्चन बचे थे, पहले वो करना है, पहले वो कर लो। पहले वो कर लेते हैं। किया है या नहीं किया है? सर शीट तो की हुई है, एनसीईआरटी नहीं की। इसीलिए कह रहा है कि मुझे समझ तो मैं गया था। यस सर। क्योंकि ये तो तूने पहले पिछले हफ्ते ही कर ली होगी, तो पहले ही कर ली होगी कंप्लीट। हाँ जी, हमने कहाँ तक डिस्कस किया था शीट? 16th क्वेश्चन तक। 16 तक कर लिया था, ओके जी। बताइए फिर 17 से अपने डाउट्स। सर किसकी शीट हो रही है डिस्कस? 3D चैप्टर, हाँ ऑब्जेक्टिव ठीक। लेवल 2। जब हमने लास्ट वीक इसका डिस्कशन करा था तो हमने ऑब्जेक्टिव लेवल 2 के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया। 17 से हम लोग डिस्कस करना चालू करें। हाँ जी, बताइए 17, 18, 18, which of the following plane intersects the plane along the same line? अगर इन तीनों का जो ये जो तीनों प्लेन्स हैं अगर सेम लाइन पे इंटरसेक्ट करें तो इसका मतलब क्या है? इन तीनों प्लेन्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक? ये और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा क्या होता है? 0 होता है। डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। हाँ जी सर, यस सर। तो मैट्रिसेस वाला जो डिटर्मिनेंट्स वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा है, क्रैमर्स रूल, अब उसको लगाइए।
ओके। ओके सर। 19th 20 सर 20 भी था मेरा। 20th में क्या है, मिरर एंड सोर्स लाइट आ सकती है। सर 20 में लाइन का कुछ कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है मेरे को। ठीक है। 20th में आपको क्या लिखा है कि आपका एक मिरर है जो कि ओरिजिन पे पड़ा है, ठीक है। तो मिरर जो होगा बेसिकली ऐसा कह लो, ओरिजिन पे पड़ा है कहने का मतलब कि ओरिजिन से पास कर रहा है मिरर, ठीक है। तो मिरर कुछ ऐसा टेढ़ा पड़ा होगा और एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के ऊपर इसी पॉइंट पे। अब वो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ा है, चाहे वो 2,0,0 पे पड़ा हो, चाहे 1,0,0 पे पड़ा हो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं है। तो मैं उस सोर्स ऑफ लाइट को 1,0,0 पे एज्यूम कर सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन भी कि सोर्स ऑफ लाइट मतलब यहाँ से जो भी लाइट रे स्टार्ट होके मिरर को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगी, मिरर को ओरिजिन पे स्ट्राइक करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइन होगी वो हमेशा इधर ही ऐसे ही बन के आएगा। अब सोर्स ऑफ लाइट चाहे 1,0,0 पे हो, चाहे 2,0,0 पे हो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से यस भी सर। अगर लाइट आएगी तब भी तो ऐसे ही आएगा, रिफ्लेक्टेड रे यही रहेगा, राइट। तो यस उन्होंने सर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मिरर है जो कि ओरिजिन पे है जी, और सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो बोला गया है ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स स्ट्राइक्स द मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड इफ द drs ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का जो डी नॉर्मल के जो dr है, मतलब इस लाइन का जो dr है वो क्या है, क्या है जी, 1 -1 -1। 1। अब अगर नॉर्मल के साथ ये लाइन है जी, ये डायरेक्शन है, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी। रिफ्लेक्टेड रे के इक्वेशन निकालनी है, dr निकालनी है, सिर्फ dc निकालना है ना। dr यस बोलो सर। या dc एक ही बात है, तो यूनिट वेक्टर का। तो बेसिकली आपने रिफ्लेक्टेड रे के drs निकाले, तो क्या होगा, ये सेम एंगल एंगल। बराबर हो सेम जाएगा। एंगल हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों के बीच का cos थीटा लेके इसके 11 लेके आप एंगल बराबर करा दीजिए। यस सर। ठीक है, और L² + M² + N² 1। बिल्कुल। यस सर। हाँ जी सर। ठीक, यस सर। उससे ना वेरिएबल 3 है, रिलेशन 2 ही बन गए। ठीक है, वेरिएबल 2 है। इसमें बात ये है कि ये एक प्लेन तो एक ही रहेगा, इन तीनों लाइंस को प्लेन तो एक में ही रहना पड़ेगा। हाँ, एक एक चीज आप और करेंगे, देखिए एंगल इक्वेट करके आपको एल एम एन एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, एंगल इक्वेट करके एक रिलेशन जो आपको पता ही है कि L² M² N² = 1 है। वेरिएबल 3 है, रिलेशन 2 है, यहाँ पे तीसरा रिलेशन कैसे होगा। cos 2 थीटा से वो ये जो नहीं 2 थीटा से नहीं, ये जो तीनों लाइंस होंगी ना, ये वाली लाइन, ये नॉर्मल वेक्टर और ये वाला, ये तीनों लाइंस आपकी कोप्लेनर होनी चाहिए। मतलब इनफैक्ट ये कह दो कि ये तीनों वेक्टर्स आपके कोप्लेनर होने चाहिए। यस सर। तो इसके जो मतलब एल एम एन और इसका डी आर
ये इसका दिया 1 0 0 0। ये तीसरी कंडीशन मतलब बात समझ में? देखो ये लगाना क्यों जरूरी था, मतलब इसके लगाए बिना हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता। देखो ये जो नॉर्मल आपने मान लो ये एंगल निकाल दिया और कैलकुलेट करके मान लो ये 30 डिग्री आ गया, तो बेटा इस लाइन के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल बनाने वाली ना बहुत लाइंस होंगी, बहुत लाइंस होंगी, इनफाइनाइट होंगी। अब खुद ही यहाँ पे सोचो कि मान लो ये एक लाइन है ना, इसके इसके रिस्पेक्ट में मुझे एक ऐसी लाइन निकालनी है जो कि 30 डिग्री बनाए, तो एक ऐसी लाइन मिल सकती है, एक यहाँ पे मिल सकती है, एक यहाँ पे मिल सकती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक एक 3D में एक लाइन के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल बनाने वाले बहुत लाइंस मिलेंगे, तो फिर उसे सफिशिएंट नहीं है वो। तो हमें जब अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, वो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, वो इस नॉर्मल वेक्टर और इंसिडेंट रे के साथ एक के प्लेन में लाई करेगा, जिस प्लेन में ये नॉर्मल वेक्टर इंसिडेंट रे लाइक कर रहे हैं, उसी प्लेन के अंदर ये इसे रिफ्लेक्टेड रे को भी होना पड़ेगा, कोप्लेनर होनी पड़ेगी। ओके हाँ जी सर। अब थोड़ा उसको है ना विजुअलाइज करके देखिए कि मान लो एक वेक्टर नॉर्मल वेक्टर आपने ये प्लेन ले लिया, आप इसका है ना ऐसे नॉर्मल वेक्टर से बनाइए, तो आप एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक कराइए और फिर देखिए कि अगर रिफ्लेक्टेड रे होगी तो क्या इन तीनों को सेम प्लेन में होना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा विजुअलाइज करिए आप डिटेल में। हाँ जी आगे चलते हैं। 21 सर वो बताना है, एक बार दोबारा रिपीट करना, वो आपने 1,0,0 कैसे माना? 100 सर वो मतलब तो OX जो सोर्स है वो 100 पे क्यों है ऐसा? मतलब वो डायरेक्शन रेशियो की मानी, मतलब OX का मतलब OX में जो X है वो X एक्सिस है। हाँ OX का मतलब X एक्सिस। ठीक है सर, मेरे को वो पता नहीं लग रहा था, मुझे लगा कोई पॉइंट है ऐसी। नहीं 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 वो X एक्सिस बेटा। ओके सर। 21 22 डाउट है सर। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है? सर फिर चलो मैं नोट्स में देख लूंगा एक बार। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको एक इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, cos थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा भी हमेशा 1 से छोटा होगा। तो दो वेक्टर ले लो, एक xi yj zk और एक ai bj ck का डॉट प्रोडक्ट। हाँ ये सर याद आ गया, ठीक है। 23 24 25 26 27 28 29 ये किए हैं कि नहीं किए हैं? अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं बेटा? मैंने तो किए हुए हैं। किए हुए हैं। ओके ओके, तो फिर कोई डाउट नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। ओके जी। 30 31 32 33 34 ये ऑब्जेक्टिव लेवल 2 कंप्लीट है? यस सर। यस sir. सर। यस सर। ओके जी, तो अब फिर प्रोबेबिलिटी कब करना है उसका डिस्कशन? कब मर्जी कर लो सर। आप लोग बताएंगे, आप लोग कब कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी और फिर शीट।
देखिए अभी आप लोग इतना इंश्योर कर लो कि कम से कम है ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एनसीईआरटी और उसके ऑब्जेक्टिव लेवल 2 ये कम से कम पूरा कर लोगे। अगर आप ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा कि भाई आपने सारे चैप्टर्स की कम से कम मेंस वाले तो कर लिए, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी डिस्कशंस रखी है ना, मैं आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव लेवल 2 तक हमने सबका किया है, उसके आगे के छोड़े हैं। उसके आगे के छोड़ने का कारण ही ये था कि भाई वो मल्टी करेक्ट या सब्जेक्टिव लेवल 2 वो जो भी टफ है या प्रीवियस ईयर्स है, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर्स ही होते हैं, तो मतलब वो एडवांस वाला सेगमेंट ही छोड़ा है शीट से। तो मेंस वाला सेगमेंट मैंने डिस्कस कर लिया है, तो इस चैप्टर का भी कम से कम मेंस वाला सेगमेंट जरूर हो जाए। तो एनसीईआरटी और प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव लेवल 2 शीट से इतना कब डिस्कस कर लेंगे? नेक्स्ट वीक को भी रख लो सर। मतलब होगा तो नेक्स्ट वीक ही अभी ना, उसके पहले तो कोई दिन है ही नहीं। तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे को तक कर लेंगे, ठीक है? वेडनेसडे को रख लें। हाँ जी, वेडनेसडे को रख लें। यस सर। तो हम लोग वेडनेसडे को ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी और ऑब्जेक्टिव लेवल 2 तक। ओके, यस सर। किसी को दिक्कत है क्या कुछ? नो सर। नो सर। गुड। तो हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, और जो इस हफ्ते के जो टेस्ट होने वाला है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जो भी टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं, मेन मेन चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ना इन चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है? मेन चीज़ जो मेंस के है ना पेपर्स में रहती है, वो आप सारे के सारे कंसेप्ट है ना, रिलेशंस या फॉर्मूले जो हैं वो कितना याद रखते हैं, कितना जल्दी स्ट्राइक करते हैं, तो ये मेंस वाले पेपर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? तो बेटा जैसे ही ये वाला चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, संडे को आपका ये पेपर ना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप सीधा सीधा अपने एंड से जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वीक में कौन सा चैप्टर है? एलसीडी है शायद, है ना? तो इसमें किसी को याद है कौन सा चैप्टर है? एलसीडी है सर। सर एलसीडी है। और सर डेरिवेटिव्स भी, डिफरेंशिएशन वाला। एलसीडी एंड डिफरेंशिएशन, है ना? यस सर। तो उसका फिर अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिएगा, ओके? हाँ जी सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।